क्या पाकिस्तान के बारे में आपको याद आता है और आपको कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी जगह जो आपको पाकिस्तान की याद आती हों? रेस्टोरेंट है हज्जा। बिल्कुल, हज्जा हज्जा। की हज्जा के सिरी पाए खाने गया था मैं उनमें से नहीं हूं कि साहब बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक था और मैं एक्टिंग खाता था, एक्टिंग पीता था, एक्टिंग सोता था। ऐसा कुछ नहीं, मुझ में कमियां थी और मुझे उन कमियों का एहसास था, लेकिन मैं काम करता रहा, जो मिलता रहा करता रहा। पंजाबी फिल्में मैंने काफी की, लेकिन ये जो मेरी जिंदगी में जो है एक तब्दीली आई, एक टर्निंग पॉइंट आया, ये जो गालियां हैं ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं। आप में दम होना चाहिए, आप में सलाहियत होनी चाहिए, आप में आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। नवा आया है सोनिया। दोस्तों, आज के हमारे जो व्यूज़ मैटर के मेहमान हैं, वो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं। मैं तो उनका फ़ैन हूँ, डेफ़िनेटली आप में से बहुत सारे लोग उनके पाकिस्तान के अंदर भी फ़ैन होंगे, क्योंकि उनका ताल्लुक है भारत से और भारत के अंदर उनका ताल्लुक है बॉलीवुड से। बॉलीवुड के बारे में तो हम सभी जानते हैं और बॉलीवुड में से बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं, जिनको हम फ़ॉलो भी करते हैं, पसंद भी करते हैं। लेकिन जो मेरे साथ आज मेहमान हैं वो एक सीनियर एक्टर हैं, सीनियर अदाकार हैं, बहुत शोहरत याफ़्ता हैं और डेफ़िनेटली वहाँ पर भारत के अंदर बॉलीवुड में सैकड़ों फ़िल्मों में वो काम कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी इतनी शोहरत है। इसके साथ-साथ कई मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में उन्होंने काम किया है, जिस पर उन्हें अबूर हासिल है और बहुत ही मुश्किल से मुश्किल रोल उन्होंने हमेशा से किए हैं। मैं बात कर रहा हूँ रज़ा मुराद साहब हमारे आज के इस मेहमान के तौर पर हमारे साथ उन्होंने वक़्त निकाला बात करने के लिए। सर, वेरी, वेरी काइंड, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम निकाला। बहुत बहुत शुक्रिया अली मियाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? पाकिस्तान से आपको बहुत-बहुत सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा भी आपको और आपके वतन को दिल की गहराइयों से सलाम। पहले तो ये कहिएगा कि पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं आप? पाकिस्तान याद आता है आपको? मेरा ख़्याल है आपको पाकिस्तान आए कई साल गुज़र गए हैं। जी हाँ, मेरा प्री विजिट 2016 में हुआ था और देखिए हम हमसाया हैं। हम तो चाहते हैं कि दोनों ममालिक के माबैन अ, अच्छे ताल्लुकात रहें, खुशगवार ताल्लुकात रहें और अच्छे पड़ोसियों की तरह हम एक दूसरे के दुख दर्द में शामिल हों। और यही मेरी अल्लाह ताला से तमन्ना है कि हर गुजरते दिन के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाए। तो सर आपको पाकिस्तान आए तो जैसे कि मैंने कहा कि कई साल गुज़र गए हैं पाकिस्तान आए। जी पाकिस्तान याद आता है आपको? दिल करता है आपका दोबारा आने के लिए? कोई आपके ऐसे मेमोरीज़ जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वो आपको याद आती हों? हाँ, मेरे कई रिश्तेदार पाकिस्तान में हैं, लाहौर में हैं, इस्लामाबाद, कराची, तो बड़े करीबी मेरे रिश्तेदार रहते हैं। तो उनसे मुलाकात करने के लिए और बेटी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए मैं आया था। आप तो जानते हैं कि बच्चियां कपड़े पहनने की कितनी शौकीन होती हैं, और जो वहाँ का फीमेल टेक्सटाइल है, माफी चाहता हूँ, वो बहुत ही बेहतर है। क्वालिटी बड़ी अच्छी है, बड़े अच्छे खुशगवार रंग होते हैं। तो उसकी ख्वाहिश थी वहाँ आकर खरीदो फरोख्त करने की, तो मैं अपनी बेगम के हमरा अपनी बेटी आयशा को लेकर आया पिछली बार। ठीक है। अच्छा सर मैं थोड़ा-सा पहले स्टार्ट में चाहूँगा कि आपकी जो जर्नी है, जो आपकी स्ट्रगल है, जो आपकी एफर्ट्स हैं, डेफ़िनेटली आज आप एक मकाम पर हैं, आपको दुनिया जानती है, प्यार करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग करते हैं, भारत में भी करते हैं और ये एकदम से तो हुआ नहीं होगा, उसके लिए आपने डेफ़िनेटली बहुत स्ट्रगल किया होगा। तो ये बताएँ कि आज आप जो एक सक्सेसफुल एक्टर के तौर पर माने जाते हैं इसके पीछे क्या राज़ है? क्या आपने ऐसा किया? क्या बहुत हार्ड वर्क किया या आजकल तो कहते हैं शॉर्टकट होते हैं, बड़े सफारी से चल जाती हैं, कुछ ऐसा था आपके पास? देखिए, एक कहावत है कि रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। तो जिंदगी में जद्दोजहद, स्ट्रगल बहुत जरूरी होता है। मैंने भी बहुत जद्दोजहद की, बहुत मैंने इंतजार किया,
कई बार उम्मीदें जागी, कई बार उम्मीदें टूटी। लेकिन मैं ये यही कहूँगा कि जद्दोजहद के बाद जब कोई चीज़ हासिल होती है, तो उसका लुत्फ़ ही कुछ और होता है। मुझे इस इंडस्ट्री में आए हुए 54 साल हो गए हैं। 1971 में फ़िल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मैंने अ, अदाकारी का डिप्लोमा हासिल किया था और फिर मैं उसके कंप्लीशन के बाद अपना कोर्स मुकम्मल करने के बाद मुंबई आया। देखिए ऐसा है कि ये जो शो बिज़नेस है, यहाँ पर कोई जगह किसी के लिए होती नहीं है। आपको जगह बनानी पड़ती है। जैसे एक ट्रेन या बस खचाखच भरी होती है, वो आपको आप आपका इस्तेक़बाल नहीं करते वो, लेकिन आपको लटक कर, घुस कर उस बस में या ट्रेन में पहले अपने कदम जमाने पड़ते हैं और फिर अ, बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद आपको सीट हासिल होती है। तो यही हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री है। यहाँ जगह है नहीं, यहाँ जगह बनानी पड़ती है। और जो आपने एक सवाल किया है, तो मैं उसका जवाब दूँगा कि कामयाबी जो है उस कुर्सी के 3 पाए हैं, ना 2 हैं, ना 4 हैं। पहला जो उसका पाया है, वो है एबिलिटी, वो है सलाहियत, वो है एप्टीट्यूड। आप में सलाहियत होनी चाहिए, आप में एबिलिटी, आप में एप्टीट्यूड होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मेहनत के बगैर कोई काम नहीं होता। कोई शॉर्टकट नहीं है दुनिया में। मेहनत और मशक्कत के बिना कुछ होता नहीं है। तो बहुत आपको मेहनत करनी पड़ती है। अपने काम में आपको डूबना पड़ता है। और जैसे मैं आपको मिसाल दूँ कि अगर आपको मोती हासिल करना है, तो सड़क पे वो आपको पड़ा हुआ नहीं मिलता। आपको दरिया या समंदर में आपको गोता लगाना पड़ता है, गहराई में अंदर जाना पड़ता है। उसके बाद वो मोती आपको हासिल होता है। उसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये मेहनत है। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि पहले आप में एबिलिटी होनी चाहिए, सलाहियत होनी चाहिए और आपको मेहनतकश होना चाहिए। मेहनतकश से मेरी मुराद है कि आप डेडिकेटेड भी हैं, आप सिंसियर भी हैं, आप फ़ोकस्ड भी हैं और आप हार्ड वर्कर। अ, और जो तीसरी चीज़ है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ द लेडी लक, आपकी तकदीर, आपकी किस्मत। जी, उसके बिना कुछ नहीं होता है। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आगे आने से रोक नहीं सकती। फन की बुलंदियों पर पहुँचने से आपको रोक नहीं सकती। इन तीनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। मसलन जैसे हमारे अमिताभ बच्चन हैं, यही टैलेंट था उनमें, इतने ही वो बासलाहियत थे। लेकिन शुरू में उनकी मुसलसल 16 फ़िल्में जो हैं, बॉक्स ऑफिस पर कामयाब साबित नहीं हुई। तकदीर उनका साथ नहीं दे रही थी और कई बार ऊपर वाला भी आपका इम्तिहान लेता है। ये वही अमिताभ हैं, इतना ही टैलेंट उनमें पहले भी था, फ़िल्में नहीं चल रही थीं। मेहनत करना, किरदार से इंसाफ करना जो है, वो आपके इख्तियार में है। फ़िल्म को हिट कराना आपके इख्तियार में नहीं है, किसी के इख्तियार में बिल्कुल, नहीं। बिल्कुल। फ़िल्में नहीं चल रही थी उनकी, एक आध फ़िल्म में उनको रिप्लेस भी कर दिया गया। लेकिन उसके बाद जब ज़ंजीर लगी, ये 1973 की बात कर रहा हूँ, उसके बाद उन्होंने पलट कर नहीं देखा। तो ये अब उनमें सलाहियत भी बहुत है, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी उनका टैलेंट है, बहुत मेहनती हैं और फिर तकदीर ने उनका साथ दिया। तो आज अमिताभ बच्चन अगर अमिताभ बच्चन हैं,
तो यही वजूहात हैं 3 जो मैंने आपको बताई। वेरी राइट। ये 3 वजूहात ही इसके पीछे हैं और डेफ़िनेटली मैं उस पर भी आपसे बात करूँगा कि जो एक आजकल मामलात हम देखते हैं कि अगर बाप सुपरस्टार है, तो बेटा भी होना चाहिए या बाप है, तो बेटी को भी होना चाहिए या अगर माँ है, तो उसका बेटा सुपरस्टार होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी मिसालें उस पे बात करूँगा मैं आपसे। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा कि आपको ये शौक कैसे पैदा हुआ और आपने किस तरह के रोल से आगाज़ किया? मतलब मैंने आपको जो हमेशा देखा, वो आपको देखा कि आप की आवाज़, आपका एक विलेन वाला स्टाइल जिसमें आपने बहुत सारे रोल्स किए हैं और उस तरह से आपकी पहचान मेरे सामने आई। लेकिन स्टार्ट आपने कैसे किया? किस फ़िल्म से आपने किया? किस रोल से किया? और किस तरह से आपने ये शौक आपके अंदर था कि मैंने एक्टर बनना है बड़ा? देखिए, मेरे वालिद मरहूम मुराद साहब अपने ज़माने के बहुत ही मशहूर फ़नकार थे, लेकिन उनकी तबीयत फ़कीराना थी। अ, वो जो भी कमाते थे वो कभी बचाते नहीं थे। फ़कीरों की तरह थे वो, लोगों में बाँट देते थे, ज़रूरतमंदों को दे देते थे और उस वजह से काफ़ी अ, हमारे घर में कुछ अ, तकालीफ भी हुई अ, क्योंकि अ, उनकी नीयत जो थी, वो हमेशा ज़िंदगी में देते रहे थे, कभी उन्होंने किसी से कुछ माँगा नहीं। तो ये जो बहरान आया, ये उनकी फ़कीरी की वजह से आया जो तबीयत में थी। तो मैं ये महसूस कर रहा था कि उनकी उम्र भी हो रही है, दराज़ हो रहे हैं और घर के माली हालात जो हैं अ, वो उन्हें मुझे बेहतर करना था, मुझे उनकी ज़िम्मेदारियाँ खुद लेनी थी। तो एक ये वजह थी मेरी। मैं उनमें से नहीं हूँ कि साहब बचपन से ही मुझे एक्टिंग का शौक था और मैं एक्टिंग खाता था, एक्टिंग पीता था, एक्टिंग सोता था, ऐसा कुछ नहीं। आई वांटेड टू डू समथिंग आई वांटेड टू शेयर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ माय हाउसहोल्ड और एक सही तरीका था। मेरे वालिद साहब ने ही मुझे एनकरेज किया कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लो, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारे ज़माने में ऐसे इदारे नहीं थे एक्टिंग सीखने के। अगर आज हैं तो आप उसका आप फ़ायदा उठाएँ। तो उन्हीं के कहने पर मैंने वहाँ दाखिला लिया और दाखिला भी जो है वो आसानी से नहीं मिलता था। दाखिले में पहले आपको ऑडिशन टेस्ट देना होता था, उसके बाद आपको स्क्रीन टेस्ट देना होता था, फिर अ, आपका सिलेक्शन होता था। तो इन तमाम चैनल से गुज़रा मैं और मैंने वहाँ बहुत मेहनत की और एक ही मेरा गोल था ज़िंदगी में, एक ही मेरा मकसद था, अपने वालिद साहब की ज़िम्मेदारियाँ खुद लेना और उनका हाथ बटाना और मेरा मकसद ये था कि मैं इतना कमा दूँ कि घर के जो माली अखराजात हैं, वो मैं कमाने के लायक हो जाऊँ। तो ये मेरा आने का एक मकसद था और मैंने ये भी सोचा था कि अगर 5 साल में अगर मेरा कुछ नहीं होता है तो मैं कुछ और अ, कोई और मैं पेशा इख्तियार करूँगा। सारी ज़िंदगी आई वुड नॉट लाइक टू चेज़ ये मैंने सोच लिया था कि पूरी ज़िंदगी मैं एक्टिंग का पीछा नहीं करूँगा। है तो बहुत अच्छी बात है, ना है तो ना सही कुछ और करेंगे ज़िंदगी में। तो यही मैं इसी मकसद के तहत मैं अ, मैंने एक्टर बनने की सोची या एक्टर बनने की ठानी, आप जो भी कहें। अच्छा सर, हमने तो जब भी मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने आपको विलेन के रोल में बहुत बार देखा है और जी। जैसी आपकी आवाज़ है, गरजदार आपकी आवाज़ है, उसमें तो डेफ़िनेटली आप हमेशा से सूट भी करते हैं उस रोल के अंदर। तो आपने स्टार्ट कहाँ से लिया था? किस मूवी से लिया था और कौन-कौन से रोल्स आपने अब तक किए हैं? थोड़ा-सा मैं जानना चाहूँगा कि आप किस तरह का रोल पसंद करते हैं? आपकी अपनी ख़्वाहिश क्या है? अ, मेरी माफ़ी चाहता हूँ। मेरी पहली फ़िल्म थी एक नज़र, ये 1972 में रिलीज़ हुई। इसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुरी अ, डिवाइड एज़ लीड प्लेयर्स इन द फ़िल्म। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, बड़ा अच्छा रोल था लेकिन बदकिस्मती से फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई। तो
एक मिसाल है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा? फ़िल्म हिट होती है तो लोग सांबा को भी पहचानते हैं, लोग कालिया को भी पहचानते हैं। खैर गब्बर की बात ही कुछ और होती है। तो फ़िल्म हिट होती है तो सबको फ़ायदा होता है। तो फिर अक्सर-ए-नौ मैंने फिर अपनी जद्दोजहद अ, की इब्तिदा की। फिर एक फ़िल्म आई मेरी नमक हराम। नमक हराम ऋषिकेश मुखर्जी ने बनाई थी। उसमें राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, रेखा, सिमी ग्रेवाल थे और आनंद के बाद ऋषिदा ने इन 2 सुपर एक्टर्स, 2 सुपरस्टार्स को एक साथ लिया था। तो अवाम में एक बड़ा तजस्सुस था इस फ़िल्म के बारे में और बहुत अ, लोग मुंतज़िर थे इस फ़िल्म को देखने के, बड़ी बेचैनी थी लोगों में और एक छोटा-सा मैंने किरदार किया था, एक शायर का। उस किरदार का नाम था अलम। अक्सर लोग अलम को आलम कहते थे, तो मैं कहता था भई आलम और अलम में बहुत फ़र्क है। आलम पूरी दुनिया है, आलम जो है एटमॉस्फियर है और अलम जो है वो दुःख है, रंज है, दर्द है। तो ये अक्सर लोग मुझे आलम कह के ही खिताब करते थे। तो आलम और अलम में जो फ़र्क है वो मैं लोगों को समझाता था। तो वो कैरेक्टर बहुत नोटिस हुआ कि एक नया लड़का इतने सुपर एक्टर्स के सामने खड़ा हो गया और मेरी मुकालमों की अदायगी भी लोगों को उसमें बहुत अच्छी लगी। तो किरदार भी मुझे बहुत अच्छा मिला था उसमें और एक शेर मैंने पढ़ा था जो आज भी अ, मुझसे मेरे परस्तार इसरार करते हैं शेर को पढ़ने के लिए। शेर था कि जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, जीने की आरज़ू में मरे जा रहे हैं लोग, मरने की आरज़ू में जिए जा रहा हूँ। ये शेर अरे बड़ा वाह! मकबूल हुआ। वाह, ये वाह! शेर मेरा बहुत मकबूल हुआ और आज भी इसरार होता है मुझसे ये शेर पढ़ने का जहाँ भी मैं जाता हूँ। उसके बाद ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। तारीफ़ अच्छा सर जो जी, 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 जी बताएँ। देखिए तारीफ़ तो बहुत मिली, लेकिन काम कम मिला जी। और मैं हुँ। अपने आप को ही कसूरवार ठहराता हूँ। एक जो स्क्रीन पर्सनैलिटी होती है, वो तब तक मेरी डेवलप नहीं हुई थी। दुबला था, ना हीरो लगता था, ना विलन लगता था। अ, ना मैं शम्मी कपूर जैसा खूबसूरत था, ना विनोद खन्ना जैसी मेरी जिसामत थी, ना शत्रुघ्न सिन्हा जैसी मुझ में फ्लैम्बॉयंस थी। उनमें जो एक खुद एतमादी है, वो मुझ में नहीं थी और जो और दूसरे विलन्स थे प्रेम चोपड़ा साहब, वो एक उनमें एलिगेंस है, क्लास है। शक्ति कपूर इज़ वेरी गुड लुकिंग। रंजीत जो हैं माशाल्लाह, उनकी जिसामत जो है, वो बहुत ही जसीम है। तो ये क्वालिटीज़ मुझ में नहीं थी। तो मैं किसी और को कसूरवार क्यों ठहराऊँ? अ, मुझ में ही कमियाँ थी। कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूँ ही कोई बेवफ़ा नहीं होता। रात का इंतज़ार कौन करे, आजकल दिन में क्या नहीं होता। अरे तो वाह! मुझ में कमियाँ वाह! थी, मुझ में कमियाँ थी और मुझे उन कमियों का एहसास था। लेकिन मैं काम करता रहा, जो मिलता रहा करता रहा। पंजाबी फ़िल्में मैंने काफ़ी की। लेकिन ये जो मेरी ज़िंदगी में जो है एक तब्दीली आई, एक टर्निंग पॉइंट आया, इसकी वजह थे राज कपूर साहब। राज कपूर साहब ने 1973 में नमक हराम देखी थी और जब वो 1980 यानी 7 साल के बाद फ़िल्म प्रेम रोग की कास्टिंग कर रहे थे, तो रात के 3 बजे उन्होंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को फ़ोन किया और कहा कि नमक हराम में जो शायर बना था, भारी-सी आवाज़ वाला, दुबला-पतला, क्या नाम क्या है उसका? तो
उन्होंने बताया उनका नाम रज़ा मुराद है और मुराद साहब के साथ गाते हैं। मुराद साहब के साथ उन्होंने अंदाज़ में काम किया था। तो कहने लगे उन्हें बुलाइए आप। अब आप इत्तेफ़ाक कहें कि अनगिनत बार मैंने उनके स्टूडियो आरके में शूटिंग की, लेकिन इत्तेफ़ाकन कभी उनसे आमना-सामना नहीं हो पाया। कभी मुझे वो दिखाई नहीं दी। मैं उनसे मिलना चाहता था, लेकिन मेरे पास कोई ऐसा वसीला नहीं था कि मैं उन तक पहुँचूँ। बहरहाल उन्होंने मुझे बुलाया, बहुत ही इज़्ज़त से पेश आए, कहा एक तस्वीर बना रहे हैं, प्रेम रोग, उसमें हम बतौर मेन विलन आपको चाहते हैं और ज़हन में सिवाय आपके हमारे और कोई नहीं है। आप अगर इनकार करेंगे तो फिर हम किसी और के बारे में सोचेंगे। तो ऐसी इतनी उन्होंने मुझे इज़्ज़त बख्शी कि मैं बिल्कुल एम्बैरेस्ड हो गया। मैं बड़ी शर्मिंदगी हो रही थी जब वो मुझसे ऐसी बातें कर रहे थे। तो वहाँ से अ, ज़िंदगी ने जो है एक नया मोड़ लिया। ठाकुर राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह का मैंने उसमें रोल किया, जो अपनी छोटी अ, बेवा भाभी के साथ ज़बरदस्ती करता है। आप देखिए वो फ़िल्म तो आपको अंदाज़ा होगा। तो अली मियां, मैं हॉकी का बहुत बड़ा फ़ैन। तो मैं जब राज साहब ने मुझे ये रोल सुनाया, तो खुश होने के बजाय मैं खौफ़ज़दा हो गया कि आया मैं इस रोल के साथ इंसाफ़ कर पाऊँगा या नहीं? इस किस्म का किरदार मैंने कभी किया नहीं है और इनकी लगता है मुझसे तवक्कुआत ज़्यादा हैं। इतना मैं अच्छा अदाकार नहीं हूँ जितना ये मुझे समझ रहे हैं। तो अब इनकी तवक्कुआत पर मैं पूरा उतर पाऊँगा या नहीं उतर पाऊँगा, ये भी एक सवाल ज़हन में जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि अ, हॉकी की इस्तिलाह से मैंने सोचा कि रज़ा मुराद, तुम्हें पेनल्टी स्ट्रोक मिला है। बहुत कम ऐसे मौके हासिल होते हैं कि फॉरवर्ड को पेनल्टी स्ट्रोक मिलता है। फॉरवर्ड और गोलकीपर के दरमियान कोई होता नहीं है, सिवाय उसकी हॉकी स्टिक बॉल के, और गोल पोस्ट में गोलकीपर होता है। तो मैंने कहा तुम्हें पेनल्टी स्ट्रोक मिला है और ये गोल यकीनी होना चाहिए, और अगर तुम चूक गए तो फिर तुम्हें एक्टर कहलाने का कोई हक नहीं। तो खूब मैंने उसमें मेहनत की, उस किरदार को छोड़ने की कोशिश की और वो मेहनत रंग लाई। रंग लाई और जब फ़िल्म का पहला प्रिंट आया और सबने वो फ़िल्म देखी, तो राज साहब ने मुझे बुलाया, अपने संग खड़ा किया और जितने भी वहाँ पे सामाईन या नाज़रीन थे, उनसे कहा था कि जब मैंने रज़ा साहब का इस रोल के लिए इंतख़ाब किया, तो हर कोई इनके मुखालिफ था। मेरे तीनों बेटे भी इनके मुखालिफ थे। किसी ने इनके नाम पर जो है खुशी का इज़हार नहीं किया। लेकिन हमने कहा कि हमारी भी आँख है। ये रोल करेंगे तो रज़ा साहब ही करेंगे, हमारी भी आँख। अब कहाँ वो नमक हराम का टूटा-फूटा बीमार, मायूस शायर, और कहाँ सुमेरगंज का राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह। नॉर्थ पोल और साउथ पोल का फ़र्क था दोनों में। लेकिन अली मियां, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया, तकदीर, तकदीर बहुत, बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है, बहुत अहम रोल अदा करती है आपकी ज़िंदगी में। तो वहाँ से साहब अ, हमारी तकदीर ने पलटा खाया। फ़ौरन उन्होंने मुझे अपनी नई फ़िल्म राम तेरी गंगा मैली में भी बतौर विलन लिया और फिर मैं मसरूफ़ हो गया उस फ़िल्म में। और जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई 16 अगस्त 1985 को, तो इतनी बड़ी हिट साबित हुई वो, इतनी बड़ी हिट साबित हुई कि मुंबई में जब वो फ़िल्म रिलीज़ हुई 38 सिनेमा घरों में, तो 3 हफ्ते तक 100% उसका कलेक्शन आया
ये अपने आप में जो है बजाते खुद एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 3 दिन तक फ़िल्म माफ़ी चाहता हूँ 3 हफ्ते तक फ़िल्म 100% कलेक्शन करती रही, जो ये रिकॉर्ड भी कभी टूट नहीं सकता। बहुत बड़ी हिट साबित हुई, कहीं सिल्वर जुबली, कहीं गोल्डन जुबली, कहीं डायमंड जुबली, कहीं प्लैटिनम जुबली, और फिर साहब मुझे फिर वापस देखने का मौका कभी नहीं मिला, और फिर काम काम का मेरे पास सैलाब आ गया, और मैं अपने वक़्त का मैं एक मसरूफ़ तरीन अदाकार हो गया, जिसके पास बैक वक़्त 78 फ़िल्में थी, 78 फ़िल्मों में मैं एक साथ काम कर रहा था। तो क्या हुआ कि मैं एक दिन शूटिंग करके रात के 2 बजे लौट रहा था। तो मेरी वालिदा खिड़की पर मेरा इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने उनको देखा। मैं घर पहुँचा तो लिपट गईं, "बेटा क्यों तू इतना काम कर रहा है? क्यों तू अपने आप को हलकान कर रहा है? इतना काम मत कर बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रख, आराम कर।" मैंने कहा, "माँ यही मेरे लिए सबसे बड़ा आराम है। इसी के लिए तो मैं तरसा हूँ, इसी काम के लिए तो मैं तरसा हूँ। 14 साल मेरी ट्रेन लेट चली है, मुझे अपने वो 14 साल कवर करने हैं ज़िंदगी में। मैं तड़पा हूँ, मैं तरसा हूँ काम की वजह से। मुझे काम करने दीजिए, मुझे बड़ा लुत्फ़ आ रहा है काम करने में। मैं थक नहीं रहा हूँ। ये काम जो है, ये यही मेरा जो है एक नशा है। तो काम का मुझ पे नशा सवार है, इस नशे को रहने दीजिए।" तो ये मैंने अपनी वालिदा से कहा, और फिर मैं काम करता। जी, सर, मैं जो आपकी बात से इत्तेफ़ाक करूँगा, जैसा कि आपने कहा है कि अ, इंसान की जो किस्मत है, तकदीर है, वो उसका साथ दे, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। लेकिन उसमें फिर वही चीज़ आ जाती है कि आपका अपना जो टैलेंट है, जो आपका अपनी एक क्रिएटिविटी है, जो आपकी सलाहियत है, जब तक वो नहीं होगी, तब तक किस्मत भी मेहरबान हो जाए, शायद वो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगी। तो ये चीज़ तो बिल्कुल इससे वाज़िह हो रही है। अच्छा, ये ये कहिएगा कि आपने अब तक कितनी मूवीज़ में, फ़िल्मों में आपने काम किया, एक तो ये बताइएगा। दूसरा ये बताइएगा कि आपके बारे में कहा जाता है कि आपने कई मुख़्तलिफ़ ज़ुबानों में भी काम किया है, तो उस हवाले जी, से ज़रा जी। बताएँ? अ, जो तादाद मुझे याद है, हो सकता है कि उससे कुछ ज़्यादा हो, लेकिन जो रिकॉर्ड या जो फ़िल्मों की तादाद मुझे याद है, वो है 586 फ़िल्में, और 586। उस जी, और 19 मुख्तलिफ ज़बानों में काम किया है। अरे वाह! टेलीविज़न सीरियल्स भी किए हैं काफ़ी, टीवी शोज़ भी किए हैं। तो फ़िल्में जो हैं मेरी, वो 586 रिलीज़ फ़िल्में। अच्छा, 586 फ़िल्मों में आप काम कर चुके हैं और 19 मुख़्तलिफ़ ज़ुबानों में आपने काम किया, जो कि जी, अपनी नौयत में ही एक एक अहम चीज़ है। अच्छा, फ़िल्म इंडस्ट्री के अंदर मैंने जैसे कि सर स्टार्ट में बात की कि अभी जो इस वक़्त आपने एक दौर देखा, स्ट्रगल से आपने बताया कि आपको 14 साल लग गए सिर्फ़ राइट ट्रैक तक पहुँचने के लिए हम कह सकते हैं। लेकिन अब जो फ़िल्म इंडस्ट्री आपने उसमें देखा एक बहुत बड़ा एक चेंज आया है, एक बहुत बड़ी तब्दीली नज़र आ रही है उस बॉलीवुड में और आज के बॉलीवुड में। ये कहें कि आपको एक तो ये तब्दीली कैसी लगी है कि पॉज़िटिव है या इसमें बहुत सारी आपको लगता है कि शायद हमने नीचे गए हैं, हमारा ग्राफ बॉलीवुड का नीचे गया है? या आप समझते हैं कि नहीं हमने इसको विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतर किया है, इम्प्रूव किया है? इस बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये जो रद्दो-बदल हुई है, जी, ये रद्दो-बदल नहीं है, ये इनकलाब है। इनकलाब आया है। अ अ, एक नई जनरेशन आ गई है, उसने टेक ओवर कर लिया है। पहले एक प्रोड्यूसर होता था, अब प्रोडक्शन हाउसेज़ आ गए हैं। एक डिसिप्लिन भी आ गया है, प्लानिंग भी आ गई है, जो पहले नहीं थी, और डायरेक्टर्स जो हैं, अच्छे बड़े रिस्क लेते हैं, मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पर फ़िल्में बनाते हैं। पहले रिस्क नहीं लिया जाता था। अ, आज रिस्क लिया जाता है। पहले हीरोज़ अपनी इमेज के बहुत कॉन्शियस हुआ करते थे। वो
अपने हीरोइज्म से हटकर कहीं नहीं जाना चाहते थे, इमेज कॉन्शियस थे। आज जो अदाकार हैं या अदाकाराएं हैं हमारी, वो भी मुख्तलिफ किरदार करती हैं, वो भी नेगेटिव किरदार करती हैं। अमिताभ बच्चन ने किया रामगढ़ के शोले में, नहीं, राम वर्मा के शोले में। अक्षय कुमार ने नेगेटिव रोल किया, अजय देवगन ने नेगेटिव रोल किया, करीना कपूर ने नेगेटिव रोल किया और काजोल ने नेगेटिव रोल किया। तो बहुत से स्टार्स, एक्टर्स, दे वर वेरी वेरी इमेज कॉन्शियस। ऐश्वर्या राय ने किया खाकी फिल्म में। जी हाँ, उन्होंने एग्जैक्टली खाकी में उन्होंने भी किया है और उसी में अजय देवगन ने किया है, उसी अजय फिल्म में। देवगन ने किया। जी हाँ, जी हाँ, ये एक अच्छी तब्दीली है, अच्छी तब्दीली। अच्छा, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपकी कतई कलामी की माजरत चाहूंगा, ये तब्दीली तो आपने बताया कि अच्छी है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हम बात करें मौसीकी की, जो बॉलीवुड की या जो इस खित्ते की मौसीकी थी, उसमें शेर व शायरी में भी और म्यूजिक में भी थोड़ा सा अब वो मजा नहीं रहा, या वो बदल गई है, शायद उसमें बेहतरी होनी चाहिए थी, क्या ख्याल है? नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। अब वो आप शायर कहाँ से लाएंगे? साहिर लुधियानवी, शकील बदायूनी, राजेंद्र कृष्ण, ये शायर थे अपने वक्त के। वो मौसीकार आप कहाँ से लाएंगे? नौशाद, शंकर जयकिशन, मदन मोहन, रोशन, सलील चौधरी, ये कहाँ से लाएंगे आप? आप लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, कहाँ से लाएंगे आप? तो कहने वाले और उस पर मौसीकी की धुन बनाने वाले और गुलूकार आप कहाँ से लाएंगे? है ही नहीं हमारे पास। मैं आपसे ये अर्ज करता हूं कि ये जो आवाजें थीं, बहरा भी सुनकर इन्हें पहचान लेता था कि ये कौन गा रहा है या कौन गा रही है। आज गाने वाले नहीं हैं, आज लिखने वाले नहीं हैं, और लिखने वाले अगर कुछ हैं तो गुलजार साहब हैं, जावेद अख्तर साहब हैं। तो नगमा निगार नहीं है, मुकालमे नवीस नहीं है आज, क्योंकि जनरेशन बदल गई है और आज इन बातों को इतनी अहमियत नहीं दी जाती जितनी के पहले दी जाती थी। राज कपूर की फिल्म, हर फिल्म की मौसीकी जो है वो लाजवाब होती थी, उनमें बड़ा म्यूजिक सेंस था। वो कहां से लाएंगे ये लोग आप? अगर आप दोबारा मुगल आजम बनाने की सोचें तो किन किन अदाकारों का इंतखाब करेंगे आप? वो गई, जनरेशन गई। आज म्यूजिक में मौसीकी के नाम पे शोर ज्यादा है दुरुस्त। और गुलूकार कौन है आपको पता ही नहीं चलता। गुलूकाराएं कौन है? किसी की आवाज में इनफिरादियत जो हुआ करती थी अपने जमाने में, वो आज नहीं है। थिएटर से निकलने के बाद आप भूल जाते हैं म्यूजिक, फॉरगेटेबल है वो पूरा का पूरा। तो आज भी जब अंताक्षरी के प्रोग्राम होते हैं तो हमारे टीनेजर बच्चे जो हैं 40, 50, 60 साल पुराने गाने गाते हैं, वो आज भी याद है हमने। ये जो है एक गिरावट आई है। और जो मुकालमा नगार की जो मौजूदगी का एहसास होता था आपको, आज नहीं होता है। थिएटर में बैठते थे तो मुकालमा निगार की मौजूदगी जो है आपको महसूस होती थी। आज वैसे लिखने वाले नहीं है, आज सलीम जावेद नहीं है, आज कादर खान नहीं है, आज पंडित मुखराम शर्मा नहीं है, आज आनंद बख्शी नहीं है। तो कहां से लाएंगे आप? एक फिल्म में 2-2, 3-3 म्यूजिक डायरेक्टर होते हैं। एक फिल्म में 3 अगर गुलूकार हैं तो समझ भी नहीं आता कि कौन गा रहा है इस गाने को, एक जैसी आवाजें लगती। तो ये एक यकीनन एक जो है गिरावट आई है। अब चलिए पॉजिटिव
अ, की तरफ चलते हैं, पॉजिटिव थिंग्स की तरफ। पहले पिक्चरें जो थी वो क्लीशे रिडन होती थी, या तो डेकॉइट सब्जेक्ट होते थे, या फिल्में तारीखी होती थी, या साहब फिल्में बचपन में मेले में बच्चे बिछड़ जाते थे और फिर वो क्लाइमेक्स में सब मिल जाते थे। इस किस्म की फिल्में ज्यादा बनती थी, रिवेंज की बनती थी। आज आज मुख्तलिफ हो गई। आज एक एक नुमाया तब्दीली आ गई है जो जो पहले नहीं थी। मुख्तलिफ फिल्में बनती हैं, टेक्निक बहुत ही एडवांस हो गई है, सर और जो कुछ नए फिल्में तो नए बहुत अच्छी हैं, जिस तरह से भी मैं एक फिल्म बार-बार देखते हैं, पाकिस्तान के अंदर लोग बहुत पसंद करते हैं, वो है थ्री इडियट्स। एक मूवी आई, एक सिंपल सा टॉपिक था, जी लेकिन जी। उसको जिस तरह से प्रेज़ेंट किया गया इस तरह की मूवीज़ इंडिया के अंदर बहुत अच्छी हैं, जो कि वाक़ई में एक लेसन उससे मिलता है आपको। नहीं, थ्री इडियट्स हैं, फिर एक फिर एक फिल्म आई थी, पीकू आई थी। जी, जी। बन रही हैं, काफी काफी मुख्तलिफ फिल्में बन रही हैं, और नताइज भी जो हैं उसके काफी अच्छे हैं। फिल्में पसंद की जा रही हैं, कुछ फिल्में चल रही हैं। पहले भी अच्छी फिल्में चलती थी, बुरी फिल्में अ, नाकाम होती थी। आज भी ऐसा ही है, अच्छी फिल्में आज भी चलती हैं, खूब चलती हैं। तो पहले ये कहा जाता था कि साहब टीवी आ गया है तो अब फिल्मों का खात्मा हो जाएगा, वीडियो आ गया है तो फिल्मों का खात्मा हो जाएगा। उसके बाद ओटीटी आ गया। तो मैं तो ये कहूंगा कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां। तो हमारी हस्ती जो है, जो फिल्म वालों की हस्ती है, वो अपनी जगह कायम है। मैं शेर दोबारा रिपीट करता हूं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। लोग कहते थे कि फिल्म इंडस्ट्री अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी, अब गिरी। आज भी वो हुँ। एक एक मजबूत चट्टान की तरह जो है वो कायम है, और इंशाल्लाह ता कयामत कायम रहेगी। सर बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम उनसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर लेते हैं, हमें लगता है कि अगर बाप इतना अच्छा हीरो था, तो बेटा भी लाज़मी उतना ही अच्छा होना चाहिए। आपके ख़्याल से ये वाला जो एक कंपैरिज़न है, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? इससे कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? कि अगर घर में वालिद बहुत अच्छा एक्टर है, तो बेटा भी लाज़मी होगा? जी। सलाहियत और टैलेंट जो है, ये किसी खानदान की जाती मिल्कियत नहीं है। ये अल्लाह ताला जिसे नवाज दे, जिसे दे दे। मसलन दिलीप साहब के वालिद फ्रूट मर्चेंट थे, संजीव कुमार के वालिद बेल गोटे का काम करते थे, नसीरुद्दीन शाह के वालिद मस्जिद में पेश इमाम थे। तो उन्हें तो ये चीज विरसे में मिली नहीं। और बहुत से ऐसे मशहूर एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, स्टार्स हैं, सुपर स्टार्स हैं, सुपर एक्टर्स हैं, जिनके बच्चे फन की उन बुलंदियों तक नहीं पहुंच पाए जितने उनके वालिदैन पहुंचे थे। तो ये जो है, ये खुदादाद सलाहियत है। आप में सलाहियत होनी चाहिए। बहुत से जो है बच्चे कामयाब भी हुए हैं, ऐसा नहीं है। जैसे रणबीर कपूर है, बहुत अच्छा एक्टर है। शाहिद कपूर, वो भी बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके वालिद भी एक्टर थे, और रणबीर कपूर के वालिद भी एक्टर थे। और बहुत से ऐसे एक्टर्स और सुपर एक्टर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, वो कामयाब नहीं हो पाए। हुँ। अब जैसे अजय देवगन है, उनके वालिद जो हैं वो एक्शन कोऑर्डिनेटर थे, वो फाइट फाइट डायरेक्टर थे। वो तो अदाकार नहीं थे। उन्होंने कितनी कामयाबी हासिल की। ये बात जो है शाहरुख खान के बारे में भी कही जा सकती है। जी। ये बात जो है अक्षय कुमार के बारे में भी कही जा सकती है कि उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। आप में दम होना चाहिए, आप में सलाहियत होनी चाहिए, आप में आगे बढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए, तो बात बनती है। अगर सोने या चांदी की प्लेट में अगर आपको रोल पेश किए जा रहे हैं कि किसी स्टार या किसी सुपरस्टार के बेटे या बेटी हैं,
आप में दम जी, होना चाहिए तो आप आगे आएंगे, वरना वरना ये सलाहियत जो है, ठीक, ये दुरुस्त, एप्टीट्यूड जो है, ये किसी भी बहुत खानदान की दुरुस्त, जाती मिल्कियत नहीं। खुदाबाद चीज़ है। अच्छा सर, जी हमारे मेरे तो डेफ़िनेटली बहुत सारे ऐसे हैं जिनका मैं फ़ैन हूँ, उनकी एक्टिंग में बहुत सारे ऐसे बड़े नाम हैं। जैसा कि मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा परेश रावल बहुत अच्छे एक्टर हैं वहाँ पर। जी इरफ़ान खान थे, इससे पहले मूवीज़ में आते जी थे, बड़ी नेचुरल एक्टिंग करते थे, बड़ी लगता था जी जिस तरह जी एक्टिंग जी कर नहीं रहे, रियल उनका स्टाइल था। जी 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 तो जी ऐसे में बहुत ऐसे कौन से अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं जो आपको वहाँ पर इंडिया में बहुत पसंद है, आपको लगता है कि यार ये इनका काम वाक़ई में बहुत आपको अच्छा लगता है? और दूसरा ये साथ क्वेश्चन शामिल करें कि पाकिस्तान में आपको कौन पसंद है? जी। देखिए, मुझे फितरी अदाकारी करने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। आपने परेश रावल का नाम लिया, आपने इरफान खान का नाम लिया, मैं आपसे 100% ही मुत्तफ़िक़ हूँ। मेरे जो फ़ेवरेट एक्टर्स रहे हैं, दिलीप साहब रहे हैं, दिलीप कुमार, उनसे पहले एक मोतीलाल साहब हुआ करते थे, बहुत सीनियर एक्टर थे। मोतीलाल साहब थे, याकूब साहब थे, और दिलीप साहब से एक नेचुरल स्कूल ऑफ एक्टिंग की इब्तिदा हुई, फॉलोड बाय संजीव कुमार, वो भी फितरी अदाकारी में माहिर थे। उसके बाद अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, ये सीनियर्स हो गए हैं। जो मौजूदा अदाकार हैं, जैसे बमन ईरानी हैं, के मेनन हैं, राजपाल यादव हैं, ये मेरे पसंदीदा अदाकार। जो फितरी अदाकारी करते हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती और सर पाकिस्तान में? है। पाकिस्तान में मैं सबसे बड़ा मद्दाह हूँ मुस्तफा कुरैशी का। उनकी फिल्में मैंने अच्छा, मुस्तफ़ा बहुत कुरैशी साहब। देखी है। अरे क्या बात है! नवा आया है सोनिया। आ, और एक एक फिल्म ने तो उनकी हलचल मचा दी थी, उसका नाम था मौला जट। इंडस्ट्री का ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने मौला जट ना देखी हो, और जो मौला जट से मुतासिर ना हुआ हो, ऐसा कोई भी अदाकार नहीं। हुँ, मुस्तफा कुरैशी मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मोहम्मद अली साहब लाजवाब। क्या उनकी मुकालमों की अदायगी थी, क्या उनमें ठहराव था, क्या उनकी आवाज में कशिश थी, एक 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 मौसीकी थी उनकी आवाज में, जैसे हमारे यहाँ राजेश खन्ना की आवाज थी। तो बड़ी ही हुँ। उनकी मोहम्मद अली साहब की जो आवाज थी, पुरकशिश थी उनकी आवाज। और नदीम साहब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बरकत शरीफ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अ, इनके अलावा एक कॉमेडियन हुआ करते थे रंगीला नाम के, वो बहुत जी, जी, एंटरटेन करते जी। थे। रंगीला साहब थे। और एक अली एजाज हुआ करते थे, अली एजाज। उनकी जी, फिल्में भी बिल्कुल, अली मैंने बाबा, बहुत। उनका ड्रामा भी। नहीं, अली अली एजाज। मैं उमर शरीफ साहब भी इंडिया में बहुत उमर काम शरीफ किए, साहब उमर की तो शरीफ खैर साहब। कोई, उनकी तो लाजवाब थे। मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर जी, साहब, मोइन अख्तर साहब, बिल्कुल। क्या बात थी साहब उनकी, क्या ठहराव था, क्या खुद एतमादी थी उनमें साहब, और वो क्या भी एक हाजिर लेजेंड थे जवाबी मोइन थी, अख्तर। और क्या उनमें हाजिर जवाबी थी। तो ये मेरे पसंदीदा अदाकार रहे हैं। और जो जोड़ी थी मुस्तफा कुरैशी साहब की, क्या बात थी उसकी। और मेरे ख्याल गालिबन उन्होंने पंजाबी फिल्मों में ज्यादा किरदार जी, निभाए, अ, इन्होंने, मुस्तफा कुरैशी साहब ने। और साहब देखिए क्या होता है, मैं आपको एक बात बताऊंगा लीबिया, एक्टर्स जो हैं, अदाकार, एक्टर होने के साथ साथ वो एंटरटेनर भी होते हैं। उनकी अदाकारी आपको एंटरटेन करती है। जैसे मैंने जिक्र किया याकूब साहब का, बड़े सीनियर एक्टर थे, वो एंटरटेन करते थे। शत्रुघ्न सिन्हा अपनी अदाकारी से एंटरटेन करते थे।
Amitabh Bachchan is also a great entertainer. Govinda is also a very good entertainer. इसी तरीके से मुस्तफा कुरैशी साहब वाज एन एंटरटेनर. मजा आता था उनकी फिल्में देखकर. आप उनमें लॉजिक मत ढूंढिए, आप उनमें एंटरटेनमेंट ढूंढिए तो आपको भरपूर मिलेगा. तो ये मेरे पसंदीदा अदाकार हैं, वहाँ के फनकार हैं. और गुलाम अली साहब से मेरी बहुत अच्छी मुलाकात है. और मेहदी हसन साहब तो लाजवाब खैर थे ही. मलिका तरन्नुम नूरजहां, उनका भी कोई सानी आज तक आया नहीं है. बिल्कुल. तो वो मैं जोड़ी की बात कर रहा था, मुस्तफा कुरैशी और सुल्तान राही. क्या जी, जोड़ी बिल्कुल. होती थी. पंजाबी हाँ, फ़िल्मों की मशहूर जोड़ी. जी, 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 जी. मेरे ख्याल से उन्होंने भी 50 से ज़्यादा फ़िल्में की होंगी. तो जी. जितनी मुमकिन हुई मैंने उनकी फ़िल्में देखी हैं. और आज भी मैं देखता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है. एक फ़िल्म देखी थी मैंने अभी मौला जट इन लंदन. तो मैं उनकी कोई फ़िल्म छोड़ता नहीं हूँ. और एक चीमा साहब हैं बहुत अच्छे एक्टर. चीमा साहब हैं आपके. शायद आजकल शफ़क़त चीमा. अलील हैं. शफ़क़त जी, चीमा. शफ़क़त चीमा साहब. शायद आजकल अलील हैं वो. अ, जी, अलील हैं. अल्लाह उन्हें सेहतयाब करे, अच्छी आमीन. सेहत अता फरमाए. जी, जी. तो सर ये कहिएगा कि आप जब आप पाकिस्तान की आपने दौरे किए, पाकिस्तान में मौजूद रहे आप, आपके यहाँ पर इंटरव्यूज़ भी मैंने देखे, सुहेल बड़ाई साहब ने भी आपसे बातचीत की और आपने यहाँ पे खासी खाने-शाने भी बहुत एन्जॉय किए पाकिस्तान के आपने, तो क्या पाकिस्तान के बारे में आपको याद आता है और आपको कोई ऐसा किस्सा, कोई ऐसी बातें, कोई ऐसी जगह जो आपको पाकिस्तान की याद आती हों? देखिए, मुझे तो वहाँ की मेहमान नवाज़ी याद आती है. बहुत मेहमान नवाज़, पुरखुलूस, एंटरटेनिंग पीपल, वेलकमिंग पीपल, हॉस्पिटेबल, बहुत मेहमान नवाज़ हैं. और कुछ किस्से जो मुझे याद हैं. अब मैं गया था लाहौर में एक रेस्टोरेंट है, फज्जा. बिल्कुल, फज्जा अच्छा। की फज्जा के सिरी पाए खाने गया था मैं. तो काफ़ी वहाँ एक हुजूम जमा हो गया था मेरे परस्तारों का. और वो मैंने बहुत एन्जॉय किए वहाँ की डिशेज़ फज्जा की. सिरी पाए बड़े अच्छे थे. और कीमा खाया वहाँ का मैंने. तो मैं बिल्कुल खाकर एकदम सैर हो गया. तो उसके बाद जो मेरे मेज़बान थे, मैंने कहा भाई खाना तो आपने बहुत अच्छा खिलाया है, अब चाय भी उम्दा पिला दें आप. तो मुझे वो हीरा मंडी ले गए. और हीरा मंडी में एक चाय का स्टॉल है. वहाँ खड़े होकर हम चाय पी रहे थे. तो परस्तारों का मेरे ढेर लगना शुरू हुआ. और नौबत यहाँ तक आ गई कि ट्रैफिक जैम हो गया वहाँ. आमद और रफ्त गाड़ियों की रुक गई मेरे खड़े होने से. तो बड़े साथ इज्जत के आरटीओ ऑफिसर आए, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम जनाब. मैंने कहा वालेकुम सलाम. कहने लगे जनाब माफी चाहता हूँ, अ, आपकी मौजूदगी जो है वो अ, यहाँ की आमद और रफ्त में दखल अंदाज हो रही है. मैं मानता हूँ कि आपके यहाँ बहुत परस्तार हैं. और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ क्योंकि आमद और रफ्त जो है आपकी मौजूदगी से हुँ। रुक गई है. तो बेहतर होगा कि जल्द अज जल्द आप यहाँ से तशरीफ ले जाएं. मैंने कहा साहब आप कहें तो मैं आधी चाय छोड़कर चला. नहीं नहीं मुसा, आप खुदारा आप शर्मिंदा ना करें. आप चाय नोश फरमा कर आप यहाँ से हुँ। तशरीफ ले जाएं. एक ये वाकया मुझे याद है. एक वाकया याद है मुझे. मैं इस्लामाबाद गया और वहां पे एक स्टोर था ड्राई फ्रूट्स का. तो कोई सेल्समैन था नहीं, मालिक साहब बैठे हुए थे अपने. अ, तो कुछ चीजें मैंने देखी, कुछ चीजों का इंतखाब किया.
फिर मैंने कहा, जनाब ये शिलगुज़ों के बारे में पूछा कि इनके इनकी कीमत क्या है? तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मुझे मुझे गौर से देखते रहे। मैंने कहा, जनाब मैंने आपसे सवाल किया है, शिलगुज़ों के दाम बताएँ क्या है? कहने लगे, माज़रत चाहता हूँ जनाब, एक भारतीय अदाकार है रज़ा मुराद, उनसे आपकी बड़ी मुशाहिबत है, आपका जो बात करने का तरीका, गुफ्तगू का तरीका है, आपकी आवाज़, आपकी शक्ल-सूरत बहुत मुशावत है आपकी भारतीय अदाकार रज़ा मुराद से। मैंने कहा, खाकसारी रज़ा मुराद। आए, आए, बैठें, बैठें। साहब वो इतने खुश हुए कि कुछ ₹7,000 का बिल बना मेरा, जो मैंने सामान खरीदा था। पैसे नहीं लिए उन्होंने। आप शर्मिंदा ना करें, आप हमारे मेहमान हैं, हम आपके मद्दाह हैं, हम आपके परस्तार हैं। ये एक हक़ीक़ी तोहफ़ा समझें आप हमारी तरफ। तो एक वो ये वाक़या मुझे याद है। और ऐसा कई जगह हमारे साथ ये वाक़या पेश आया कि हम होटल गए, हमने डिनर लिया या लंच लिया, तो हमसे पैसे नहीं लिए गए। तो ये वहाँ की अवाम का प्यार था, वहाँ की अवाम का खुलूस था, जो आज भी मुझे मेरे दिल की गहराइयों में, मेरे दिलो-दिमाग में ये आज भी बसा हुआ है। अच्छा सर, कभी ऐसा नहीं होता आपके साथ, क्योंकि देखें एक शख्स जिसके बारे में उन्होंने एक रोल किया, एक पर्सनैलिटी एक बन जाती है इस शख्स की कि ये विलन है, या कुछ लोगों की इतनी वो मूवी देखने के बाद उस बंदे से ऐसा एहसास होता है कि शायद ये बंदा रियल में ही नेगेटिव है, क्योंकि इसने रोल इस तरह के किए हैं, विलन के रोल किए हैं। तो आपको कभी किसी ने रियल लाइफ में एज अ विलन टाइप कोई बात की हो या ट्रीट किया हो उस तरह समझ के कि शायद रियल में भी आपकी आवाज भी वैसी है, गरजदार किस्म की, जैसे विलन निकालते हैं आवाजें? नहीं, ऐसे वाक़यात तो कई बार पेश आए हैं। पीछे से गालियों की आवाज़ें आती हैं औरतों की, और अच्छा। वो जो गालियाँ, हाँ, हाँ, वो अब मैं बयान नहीं कर सकता उन गालियों को, मैं रिपीट नहीं कर सकता। लेकिन ये जो है, ये मैं इसे मेरी कामयाबी समझता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये जो गालियाँ हैं, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट्स हैं, क्योंकि वो रोल मैंने इतने कन्विंसिंगली किए हैं कि ये ज़ाती ज़िंदगी में भी मुझे ये जो है विलन समझ रही हैं। तो ऐसा अक्सर विलन्स के साथ होता है। लड़कियाँ पीछे हट जाती हैं, बच्चे अपनी माँ की गोद में छुप जाते हैं, ख़वातीन ठिठक जाती हैं। तो ऐसा होता है, ऐसा आज भी होता राइट, क्योंकि वो चीज डेफिनेटली एक बैक ऑफ द माइंड एक शख्सियत के साथ वो चीज लिंक हो जाती है कि शायद ये है। रियल जी, में भी ऐसे ही होंगे। अच्छा जी, सर, जी। एक ये बताएं कि आजकल आपकी क्या मसरूफियात हैं? क्या आप किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं या मूवीज आपको ऑफर हो रही हैं? क्या चल रहा है इस वक्त करंटली? देखिए, अदाकारी के अलावा मैं फंक्शंस करता हूँ, इवेंट्स करता हूँ, सेमिनार्स में हिस्सा लेता हूँ, रिबन कटिंग के लिए जाता हूँ, मुशायरों में जाता हूँ, वॉइस ओवर्स मेरे काफ़ी अ, मकबूल होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 महीने मैं मसरूफ़ रहता हूँ, और अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी संजय लीला भंसाली की जो नई फ़िल्म है, उसकी शूटिंग मैं करने वाला हूँ, अनक़रीब करने वाला हूँ, और 4 फ़िल्में मैं उनकी कर चुका हूँ। रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, अ, उसका नाम फ़िल्म का क्या है? एक फ़िल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ। आखिरी फ़िल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ। और अभी उनकी नई फ़िल्म है, लव एंड वॉर। तो ये मेरी उनकी 5वीं फ़िल्म हो जाएगी। अच्छा। तो जी हाँ, जी हाँ। और अच्छे उन्होंने मुझे यादगार किरदार दिए हैं। बाजीराव मस्तानी में भी लोगों को किरदार मेरा याद है,
और पद्मावत में भी काफी पसंद किया गया। गंगूबाई काठियावाड़ी उस फिल्म का नाम है, जो मैं भूल रहा था। राइट। तो रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और गंगूबाई काठियावाड़ी, ये 4 फिल्में कर चुका हूँ और 5वीं की अभी शुरुआत होने वाली। राज साहब के साथ भी मैंने 3 फिल्में की, राज कपूर साहब के साथ। प्रेम रोग, राम तेरी तेरी गंगा मैली और हिना। हिना में तो मैंने एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर का रोल किया था। अगर आपने देखी होगी तो आप ज़रूर देखें, अगर आपने ना देखी। ठीक है। अच्छा, ये कहिएगा सर कि अभी आपने ज़िक्र किया कि आपके वॉइस ओवर्स भी चलते हैं, आप करते हैं, वॉइस ओवर्स भी करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जिनकी आवाज़ में मैं जिसको ज़ाती तौर पे सुनता हूँ, मैंने ज़िया मोहिउद्दीन साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लाजवाब आवाज़ वो भी थी एक उनकी, लेजेंड। लाजवाब। जी, जी, उनकी जी। जी, उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। फिर इंडिया में ही जी, जी। कबीर बेदी हैं, उनकी आवाज़ बहुत जानदार आवाज़ जी, है। जी। तो ऐसे और बहुत तलत एक हुसैन और पाकिस्तानी अदाकार एक्टर हैं, आपके तलत हुसैन। एक और अदाकार आपके पाकिस्तानी शकील अहमद साहब। जी, शकील साहब। श शकील अहमद शकील साहब साहब की भी हैं, तलत तलत हुसैन साहब भी पाकिस्तानी एक्टर, उनकी भी जी, आवाज़ जी, जी, बहुत जी। अच्छी। इसी तरह और से आपकी आवाज़ भी एक मुनफरिद आवाज़ है, जी। जिसको सुनते ही पता चल जाता है कि जी ये कौन-सी शख्सियत है। तो आपको आपकी इस आवाज़ ने बहुत जगह हेल्प किया होगा? हाँ, कई बार ऐसा होता है कि पब्लिक प्लेसेस में अ, मैं खामोश रहता हूँ तो लोग अ, ध्यान नहीं देते हैं और जहाँ मैं अपना मुँह खोलता हूँ, तो फिर मैं तवज्जो का मरकज़ बन जाता हूँ। तो अक्सर ऐसा होता है और लोग कहते हैं हम तो आपकी आवाज़ से हमने आपको पहचान लिया। तो ये बहुत ही एक कॉमन सी बात है, जो तकरीबन रोज़ मेरे साथ कहीं न कहीं ये वाक़या रोज़ पेश आता है कहीं न कहीं। अब देखिए ऐसा है कि ये चीज़ें किसी इंसान के इख्तियार में तो होती नहीं है। अल्लाह ताला जिसे नवाज़ दे, अल्लाह ताला जिसे हुनर दे दे, अल्लाह ताला बिल्कुल। जिसे सलाहियत दे दे, ये सब उसी का करिश्मा है। क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, क्या फ़ायदा फ़िक्रे बेशो कम से होगा, हम क्या हैं कि जो कुछ हमसे होगा, जो कुछ के हुआ करम से तेरे, जो कुछ के हुआ करम से तेरे, जो कुछ के होगा तेरे करम से होगा। सब उसी के करम बहुत से खूब। होगा। वाह! बहुत खूब, ज़बरदस्त, ज़बरदस्त। जी। ये कहें सर, लास्टली कुछ चीज़ें जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे वो ये कि पाकिस्तान से आपका एक रिश्ता रहा है, अभी भी आप पाकिस्तान आने के ज़रूर ख़्वाहिशमंद भी दिखाई देते हैं, जैसा कि आप मिस करते हैं पाकिस्तानी जगहों को। तो कभी अगर आपको पाकिस्तान से ऑफ़र हुई एक्टिंग करने की, या अगर होती है पाकिस्तान में अदाकारी की ऑफ़र, तो उसको एक्सेप्ट करेंगे आप? देखिए मैं ज़रूर करूँगा लेकिन दोनों ममालिक के माबैन दरमियान कई बार क्या होता है कि जब हालात में थोड़ी कशीदगी आ जाती है तो थोड़ी खिंचावट भी हो जाती है उसकी वजह से। तो अगर ये ऑफ़र मुझे मिलता है, तो मैं अपनी सरकार की रज़ामंदी होने के बाद ही मैं इंशाअल्लाह ज़रूर अदाकारी करना चाहूँगा किसी पाकिस्तानी फ़िल्म में। तो क्योंकि क्या होता है देखिए माज़ी में भी अक्सर ऐसा हुआ है कि कुछ अदाकार जो यहाँ काम कर रहे थे आपके, अब ये जो सियासी बहरान होते हैं उनकी वजह से एक कशीदगी सी आ जाती है, एक 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 खिंचाव पैदा हो जाता है आपस में, वो नहीं होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जैसे कल्चरल एक्सचेंज होती है, ऐसे एक्टर्स की एक्सचेंज हो, हमारे अदाकार आपकी फ़िल्मों में काम करें, आपके अदाकार हमारी फ़िल्मों में काम करें और हालात खुशगवार हो। तो ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब दोनों ममालिक के दरमियान अच्छे और खुशगवार ताल्लुकात हों, ये तभी मुमकिन हो पाएगा। वरना क्या है बहुत सी कंट्रोवर्सीज़ पैदा हो जाती हैं, बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं और फिर एक एक कशीदगी सी
जाती है बीच में दरमियान। तो इस पर मैं ये कहूँगा कि एक बहुत अच्छी एक मुख्तलिफ सी एक नज़्म है जो जिनका ताल्लुक दोनों ममालिक से है। याद करता हूँ क्या है कि हाँ, याद कर रहा हूँ, बहुत अच्छी नज़्म है वो। याद आएगी तो मैं आपको सुनाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। जी, जी, ज़रूर सुनाएँ सर। मैं तो चाहूँगा कि आप से इतने सवाल हैं, इतनी बातें हैं करने वाली, जो कि जी, करते चले जाएँ, वक़्त की कमी हो जाएगी, क्योंकि आपका एक तजुर्बा है, आपका एक 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 दौर गुज़रा है, आपकी एक जर्नी है और बहुत सारी चीज़ें आपको आप बड़ी बारीकी से उनको देख रहे हैं। लास्टली ये कहिएगा कि पाकिस्तान के नाम कोई पैगाम आप देना चाहें, कोई अपने जो मदाह आपके हैं, जो आपके परस्तार हैं, उनको कोई आप मैसेज देना चाहें? देखिए मैं तो ये कहूँगा कि एक जो फनकार होता है, वो किसी भी हद या किसी सरहद से बंधा हुआ नहीं होता। उसकी जो मकबूलियत होती है वो उसका ताल्लुक किसी भी सरहद से नहीं होता है। हमें इस बात का इल्म है कि अ, ये अदाकार बहुत मकबूल हैं आपके यहाँ, बहुत पसंद किए जाते हैं। हम हमारी अ, फ़िल्में आपके यहाँ बहुत देखी जाती हैं। इसी तरीके से जो आपके ड्रामे हैं, वो यहाँ बहुत मकबूल हैं, बहुत देखे जाते हैं और बहुत ही नेचुरल के जो ड्रामे होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी फ़ितरी अदाकारी होती है उनमें और जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें अ, वो ज़िंदगी के बड़े करीब होते हैं। तो मेरी जो अहलिया हैं, वो बहुत ही बड़ी मद्दाह और परस्तार है पाकिस्तानी ड्रामों की और वो मुस्तकिल देखती रहती हैं। मुझे तो ख़ैर अ, मौका या वक़्त नहीं मिल पाता है। अब वो मुझे याद आ रही है नज़्म, जी, जी, ज़रूर। सरहद के इस पार हम भी हैं, तुम भी हो। सरहद के इस पार हम भी हैं, तुम भी हो। तुम भी हो। मिलने को बेकरार हम भी हैं, तुम भी हो। सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल। सीने में दोनों के धड़कता है एक ही एक ही दिल। दिन। मोहब्बत के तलबगार हम भी हैं, तुम भी हो। फिर कौन है जो रोकता है हमको मिलने से? फिर कौन है जो रोकता है हमको मिलने से? गलतफ़हमी का शिकार हम भी हैं, तुम भी हो। तुम भी। तो ये कहूँगा मैं। वाह! बस बहुत खूब, बहुत खूब। आपने समंदर को कूज़े में समेट दिया और आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें। मैं तो आपकी गुफ्तगू मज़ीद सुनना भी चाहता हूँ, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है वक़्त की कमी है, बहुत सारे सवालात और भी हैं। वो भी आपसे जानना चाहूँगा। लेकिन आई होप कि बहुत सारे आपके हज़ारों फैन्स जो कि पाकिस्तान में मौजूद हैं और वहाँ पे तो हैं जी, ही हैं, भारत में, पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके लिए ये जो हमारा एक सेशन होगा, जो हमारी गुफ्तगू होगी, वो एक ट्रीट के तौर पे होगी, एक तोहफ़े के तौर पे होगी और बहुत सारे लोग आपके इनसाइट्स, बातें, पाकिस्तान से मुतालिक जो आपने बातें की हैं, वो जानने जी, के जी, जी। डेफ़िनेटली हमसे बहुत बार पूछा भी गया पहले भी कि कभी आपको इनवाइट किया जाए और आपने वक़्त निकाला। रज़ा मुराद साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त के लिए। आई रियली विश पाकिस्तान आएँ, पाकिस्तान आपका आना हो, कभी ऐसे हालात बेहतर हो जाएँ, चीज़ें बदल जाएँ और आप पाकिस्तान आएँ, तो वी वुड लव कि हम आपको इनवाइट करें और आपके साथ फिज़िकली बैठकर बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवालात किए जाएँ। अपना बहुत सारा ख़्याल रखें और हम लोगों को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। आखिर में कुछ कहूँगा मैं, आखिर में। जी, 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 ज़रूर चराग कहें, 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 मैं शामिल करूँ। चिरागों को आँखों में महफूज़ रखना, चिरागों को आँखों में महफूज़ रखना, बड़ी देर तक रात ही रात होगी, मुसाफ़िर हैं हम भी, मुसाफ़िर हो तुम भी। मुसाफ़िर अरे! हैं हम भी, मुसाफ़िर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। ज़रूर होगी, बिल्कुल मुलाकात किसी मोड़ पर ज़रूर होगी। रज़ा मुराद साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बहुत-बहुत शुक्रिया मैं आपका सर। एक बार वो
नज्म दोबारा मैं पढ़ना चाहूंगा। दोबारा पूरी पढ़ें आप। सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, सरहद के सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, मिलने को बेकरार हम भी हैं तुम भी हो, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, सीने में एक मैं दोबारा रिपीट जी जी, करूंगा। जरूर जरूर। सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, सरहद के इस पार हम भी हैं तुम भी हो, मिलने को बेकरार हम भी हैं तुम भी हो, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, सीने में दोनों के धड़कता है एक ही दिल, मोहब्बत के तलबगार हम भी हैं तुम भी हो, फिर कौन है जो रोकता है हमको मिलने से, फिर कौन है जो रोकता है हमको मिलने से, गलतफहमी का शिकार हम भी हैं तुम भी। सर अली थैंक यू भाई, सो मच फॉर योर टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे गुफ्तगू करके बहुत अच्छा लगा और आपका कीमती वक्त आपने हमें दिया। वेरी काइंड ऑफ यू, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे जरूर कभी मुलाकात हो।